गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में शीर्ष एफडीआई गंतव्यों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? 14, 15, 16, 17। इसका सही जवाब है 15। यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में एफडीआई गंतव्यों में 15वें स्थान पर पहुंचा है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर था तथा चीन दूसरे नंबर पर था पहले, और अब वो भी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है, अर्थात थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर? इंडिया, जर्मनी, जापान, यूके। इसका सही जवाब है भारत, इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन गया है। भारत अब बस अमेरिका और चीन से पीछे है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल के जो होता है उससे नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का ध्यान केंद्रित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर जोड़े पर को जन्म प्रमाण पत्र पर आधिकारिक तौर पर अपने बच्चों को कानूनी माता पिता के रूप में मान्यता देने की अनुमति दी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर जोड़े को जन्म प्रमाण पत्र पर अपने बच्चे के कानूनी माता पिता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे निप्पॉन कोई इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है? पवन मुंजाल, अश्विनी तिवारी, संपत कुमार, स्वाति गुप्ता। इसका सही जवाब है संपत कुमार। हाल ही में श्री संपत कुमार को निप्पॉन कोई इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है। वह इस रोल के लिए पहले भारतीय हैं, मतलब एमडी निप्पॉन कोई इंडिया का पहला भारतीय एमडी श्री संपत कुमार ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 170, 180, 190, 200। इसका सही जवाब है 180। हालिया में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार, मतलब उन्होंने अभी अनुमान ही लगाया है, 2024 में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जो बढ़कर 180 हो गई है। चीन के पास कुल 600 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा बनाया है? यहाँ ये वह शब्द सामान्य पर गौर करिएगा, आगे बताऊंगा क्यों। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हालिया में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा बनाया है। महाराष्ट्र भर के स्कूलों में हिंदी डिफॉल्ट तीसरी भाषा होगी। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि सामान्य क्यों, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ सामान्य रूप से है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले इसका एक आदेश जारी किया था जिसमें इसको अनिवार्य किया था, मतलब कंपलसरी किया था, और अब उसको कंपलसरी ना करके जनरल कर दिया है। इसमें उन्होंने विधेयक में संशोधन किया है ना। चलिए अब
अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 128, 129, 130, 131। गेस करिए इसका क्या जवाब होगा? 131। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। मैं फिर से बता दूं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2025 है, अर्थात जी 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 पी 2025 या जी 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 पी, जो हर साल रिपोर्ट प्रकाशित होती है, वो किसके द्वारा होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होती है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 148 देशों में 131 है। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि पुरुष और महिला में जो है कितना अंतर है। जितना कम अंतर होगा, जितना महिलाओं का सम्मान ज्यादा होगा, उस रिपोर्ट में रैंकिंग भी उतनी ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड टॉप रैंक पे है और ये 16 साल से टॉप रैंक पे चल रहा है। इसके बाद फिनलैंड का नंबर आता है, नॉर्वे का नंबर आता है, यूके का नंबर आता है और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्थात और सीएसबी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सही जवाब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। कौन सा? डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। वही किसको सम्मानित किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक 100% भारतीय सरकार वाली स्वामित्व इकाई है। यह पुरस्कार माननीय केंद्र मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा तथा माननीय श्री पंकज चौधरी द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इंदौर। अच्छा, अब ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये कब लॉन्च हुआ था? 1 सितंबर 2018 को। ये कुछ बातें हैं जो आप याद कर लेना। क्या क्या? पहला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है वित्त मंत्रालय अंतर्गत, उसके लिए डिजिटल पेमेंट अवार्ड से 2025 समिति से सम्मानित किया गया है। दूसरा कि ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक 100% भारत सरकार की स्वामित्व वाली इकाई है। अच्छा, ये सम्मान किसने दिया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने और श्री पंकज चौधरी ने। आईपीपीबी कब लॉन्च हुआ था? 1 सितंबर 2018। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के कितने अधिकारियों पर हाल ही में हटाने का फैसला किया है, हटाने का आदेश दिया है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 3। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। अच्छा, ये जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिविल एविएशन के फील्ड में काम करती है। इसे एक वैधानिक पद कब दिया गया था, वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? किसके माध्यम से दिया गया था? विमान संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है? तुर्की, मालदीव, पाकिस्तान, कनाडा।
इसका सही जवाब है कनाडा। भारत ने हाल ही में कनाडा के साथ अपने राजधानियों के उच्चायुक्तों को बहाल करने के राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये जो निज्जर वाला केस हुआ था, उस कहाँ से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे। तो अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए कनाडा गए हुए थे, तब यह फैसला लिया गया कि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध थे, जो कि टूट गए थे जब दोनों देशों ने अपने अपने दूतावासों अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया था। इनफैक्ट भारत ने कनाडा के एम्बेसडर को बाहर भेजा था और अपने एम्बेसडर को बुलाया था। तो अब उसको हटाने का फैसला किया है और सब फिर से बहाल करने की कोशिश की है। अच्छा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? श्री मार्क कैनरी। अच्छा, कनाडा जो है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है और ये उत्तरी अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेरिस में डायमंड लीग का खिताब जीता है? लुइस मोरासियो दा सिल्वा, नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स। इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो करके डायमंड लीग का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फाल्कन 2000 SLX का निर्माण निम्नलिखित में किस देश में करेगी? भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, सिंगापुर। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र के नागपुर में वो फाल्कन 2000 LSX बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण करेगी। अच्छा, इस चीज के भारत 5वां देश है जहां डसॉल्ट एविएशन यह निर्माण करेगी। ये जो करार हुआ है, ये फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर द्वारा किया गया है। ये रिलायंस स्ट्रक्चर है, ये श्री अनिल अंबानी की कंपनी है और ये भारत में 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।